बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स की डेफिनेशन ये थी कि जब 10 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड्स आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के जरिए जुड़ जाएं तो इससे जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको पॉलीसेक्राइड कहते हैं। और पॉलीसेक्राइड की खूबी ये थी कि ये स्वीटलेस थे, इनसॉल्युबल इन वाटर थे विद एक्सेप्ट फ्यू चेंजेस, और इनको हाइड्रोलाइज करने पर 10 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड बनते थे। इनकी फिर दो बड़ी अक़साम थी। एक को कहा हमने होमोपॉलीसेक्राइड, दूसरे ग्रुप को कहा हेटेरोपॉलीसेक्राइड। होमो वो है जिसमें सारे जो मोनोमर्स हैं वो सेम है, जैसे स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन, सब ग्लूकोज की चेन्स हैं। हेटेरो वो है जिसमें डिफरेंट ग्रुप्स हैं, आइसोमर्स या मोनोमर्स अलग अलग हैं। तो आज हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पहले काइटिन को पढ़ेंगे, उसके बाद पेप्टाइड और ग्लाइकेन को पढ़ेंगे। काइटिन ग्लूकोज ही की चेन है, सिर्फ यहाँ पर फर्क ये है कि ग्लूकोज की एक मॉडिफाइड फॉर्म इस्तेमाल हुई है। ये ग्लूकोज है फर्ज कर लें, और इसमें ये ऑक्सीजन है, कार्बन है 2, 3, 4, 5 और ये 6। इसके कार्बन नंबर 2 के साथ एक एडिशनल फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, NH C डबल बॉन्ड O CH3। इस फंक्शनल ग्रुप की वजह से इस ग्लूकोज का नाम तब्दील हो गया है, N-एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन इसका नाम पड़ गया है, N-एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। बस दो बातें याद रखनी है। पहला जो अनयूजुअल फंक्शनल ग्रुप है ये कार्बन नंबर 2 के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरा ये अनयूजुअल ग्रुप NH डबल बॉन्ड O CH3 इस पर मुश्तमिल है, और इसकी वजह से क्या हो गया, N-एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, इस NH2 की वजह से अमाइन, और इसकी तरतीब इसी यूनिट से बना है। तो इसलिए मेरे हिसाब से ये भी होमोपॉलीसेक्राइड है। अलबत्ता इसकी अरेंजमेंट सेलुलोज की तरह है। सेलुलोज में क्या हुआ था, दूसरा जो ग्लूकोज है वो इस तरह से है, दूसरा ग्लूकोज ये है, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5 और ये 6, और यहां भी 2 के साथ NH C डबल बॉन्ड O और CH3 लगा हुआ है। तो एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ, ये कौन सा कार्बन होगा, 1 और 1 कार्बन के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा, और यही तरतीब आगे तक चलेगी। और भी बनाओ या इसी से काम चलेगा, बस आप यूं समझ लें ये ग्लूकोज है, इसके साथ इस फंक्शनल ग्रुप के अटैच होने की वजह से ग्लूकोज का नाम तब्दील होकर क्या बना, N-एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। और N-एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन के मोनोमर्स स्ट्रेट चेन में जरूर हैं, लेकिन इनकी डायरेक्शन जो फंक्शनल ग्रुप है, एक में नीचे की तरफ है, अगले में ऊपर की तरफ, उससे अगले में नीचे की तरफ, इससे, और इस तरतीब की वजह से ये सेलुलोज से भी सख्त हो गया। देखें ना, आप जरा गौर करें, स्टार्च में सारे ग्लूकोज एक ही सीध में थे, तो वो फाइबर की तरह नहीं हुआ, और सेलुलोज में एक ऊपर एक नीचे होने की वजह से फाइबरस हो गया, तो सख्ती आ गई, उसमें स्ट्रक्चरल रोल प्ले किया। काइटिन में भी वही हुआ है, एक ऊपर एक नीचे हुआ है, अलबत्ता एक इजाफी चीज आने की वजह से ये सेलुलोज से भी सख्त हुआ है। तो मैं आपको यूं कहूं, स्टार्च से सेलुलोज ज्यादा सख्त, सेलुलोज से काइटिन ज्यादा सख्त। और काइटिन कहाँ पाया जाता है ये आपको मालूम है, फंजाई की सेल वॉल में है। तो इसका रोल क्या हुआ, फिर इसका रोल हुआ स्ट्रक्चर में इस्तेमाल होगा। ये इसको डाइजेस्ट करना भी इतना आसान काम नहीं है, सेलुलोज से भी मुश्किल से डाइजेस्ट होता है। ये था काइटिन। अब आते हैं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें। अब हम आते हैं सर, फिर वो फंजाई का सेल वॉल प्लांट से ज्यादा सख्त है जी, फंजाई की सेल वॉल प्लांट से ज्यादा सख्त है। अगर फंजाई की सेल वॉल को फील करने में मुश्किल आती है तो एक और जगह भी ये पाया जाता है। ये जितने इंसेक्ट्स हैं उनका एक्सोस्केलेटन भी इसी से बना है।
इंसेक्ट का एक जो स्केलेटन कितना सख्त होता है, खास तौर पर ये क्रेप वगैरह देखा होगा ना वीडियोस में, तो उनका जो आउटर मोस्ट कवर है जिसको एक जो स्केलेटन कहते हैं वो इसी काइटिन का बना हुआ है, तो बहुत सख्त होता है जी। अच्छा, अब हम आते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन की तरफ। पेप्टाइडोग्लाइकेन के मोनोमर्स एक दूसरे से डिफरेंट है, ये भी ग्लूकोज ही है, सिर्फ फर्क क्या है जी, आयोडीन टेस्ट में ये कोई रंग नहीं है जी। अच्छा, यहाँ भी सिलसिला क्या हुआ है, आप यूं समझ लें, ये कार्बन नंबर 2 है, इसके साथ एन एसिटाइल तो इसी तरह से जुड़ा हुआ है, और C डबल बॉन्ड O CH3, इन दोनों में तो कोई फर्क नहीं है ना, ये एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन है। लेकिन पेप्टाइडोग्लाइकेन में यहाँ कार्बन नंबर 3 पर जरा गौर करेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी, इस कार्बन के साथ तवज्जो करना है, कार्बन नंबर 3 पर OH अंदर की तरफ है, इस OH के साथ एक रिएक्शन होता है, इसीलिए इसको ऐसे दिखाते हैं। रिएक्शन होने के बाद ये बॉन्ड इस तरह से बनता है, ये ऑक्सीजन है, कौन सा ऑक्सीजन है, ये OH होगा, H2O निकल गया है, O बीच में बचा है, तो वही ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, इसके साथ एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ये और इधर एक और कार्बन, 4 कार्बन इजाफी आ गए, CH3 CH2 और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और एक वैलेंसी इसकी खाली है। यहां पर क्या हुआ है, ये दोनों ग्लूकोज आपस में मिल गए हैं, इस ग्लूकोज का नाम क्या था, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, या इसको कहते हैं नाग, NAG, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। अच्छा, यहां पर दूसरा फंक्शन ग्रुप आ गया, इसकी वजह से इसका नाम है नाम, NAM, यानी इस इजाफी फंक्शन ग्रुप की वजह से ये होगा एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, म्यूरेमिक एसिड, और इसकी ये चेन्स बनती है अल्टरनेट। अल्टरनेट मींस सबसे पहले नाम, उसके बाद नाग, उसके बाद फिर नाम, फिर नाग, ये चलता है। और यहाँ जो खाली जगह है इस कार्बन की, इधर अमाइनो एसिड्स अटैच होते हैं, 4 से 5 तक अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड सिर्फ इसी के साथ अटैच होंगे। तो पेप्टाइडोग्लाइकेन में इजाफी चीजें आ गई ना, ये काइटिन से भी सख्त हो गया। अब देखें, फिर दोबारा बताता हूँ, स्टार्च से सेलुलोज सख्त, सेलुलोज से काइटिन सख्त, काइटिन से पेप्टाइडोग्लाइकेन सख्त, ठीक हो गया। ये बैक्टीरिया में पाया जाता है, ये मैं समझा सका आप लोगों को। बस मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि ऐसा ग्लूकोज जिसके कार्बन नंबर 2 पर ये फंक्शन ग्रुप हो तो इसको क्या कहते हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन कहते हैं। अगर ऐसा ही एक ग्लूकोज के साथ एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन भी हो, साथ में ये फंक्शन ग्रुप भी लगा हो, म्यूरेमिक एसिड, तो इस पूरे को क्या कहेंगे, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड कहेंगे। अब ग्लूकोज का नाम ही निकाल दिया। और पॉलीपेप्टाइड अमाइनो एसिड के टुकड़ों को कहते हैं, 4 से 5 तक का टुकड़ा होता है, वो टुकड़ा कहाँ अटैच होगा, ये म्यूरेमिक एसिड के साथ अटैच होगा, यानी कार्बन नंबर 3 पर जो फंक्शन ग्रुप है इसके साथ ये अटैचमेंट हो जाएगी, और इसके नतीजे में एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर वजूद में आएगी, तो उसको क्या कहेंगे हम, पेप्टाइडोग्लाइकेन। इसी म्यूरेमिक एसिड की वजह से उसको पेप्टाइडोग्लाइकेन का दूसरा नाम क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकेन का दूसरा नाम है म्यूरिन, उसको क्या कहते हैं, म्यूरिन। तो म्यूरिन कहें या पेप्टाइडोग्लाइकेन कहें, दोनों का मतलब एक ही है, और इट आल्सो प्लेज स्ट्रक्चरल रोल, एनर्जी स्टोरेज नहीं है। तो इसके साथ कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गए। अब मैं आपको 2 जुमले आपसे बैक्टीरिया का और ज्यादा सख्त, जी, लेकिन इसकी सख्ती का एक और वजह भी है, थिकनेस बहुत काउंट करती है। जितनी थिकनेस बढ़ेगी, वरना हम बैक्टीरिया को डायरेक्ट ले जाके क्रेप से कंपेयर करेंगे तो हमें लगेगा कि क्रेप का खोल तो बहुत सख्त था,
तो उसकी थिकनेस ज्यादा थी, बैक्टीरिया में थिकनेस इतनी नहीं है, ठीक है ना, इसलिए, वरना सख्ती में ये सबसे ज्यादा सख्त है। सर फिर थिकनेस ज़्यादा नहीं है तो हम सख्त कैसे कहेंगे? ऐसे ही कंपेयर कर दिया, ज्यादा थिक है, सख्त, मसलन मोर रिजिड। हाँ, कैसे? ये मैंने कहा ना, इसमें इजाफी चीज है। मैं मिसाल बता, आप पत्थरों की एक दीवार बनाए, बीच में कुछ भी नहीं रखे, एक दीवार वो हो जाएगी। एक पत्थर की दीवार बनाए, उसमें जहां ऊंच नीच हुई वहां छोटे छोटे पीसेस लगा के उसको वो करें। एक में पीसेस भी लगाए, मिट्टी का गारा भी लगाए, एक में पीसेस भी लगाए, सीमेंट का गारा लगाए। अब 4 दीवारों को कंपेयर करें, कौन सी मजबूत है? जिसमें ज्यादा मटेरियल इस्तेमाल हुआ वो ज्यादा मजबूत होगी ना, बस इसी तरह ये है। तो इसमें तो प्रोटीन भी है, इसमें एडिशनल ये मटेरियल्स भी हैं, जिसकी वजह से ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है और सख्त भी है। ठीक हो गया? तो मैं कार्बोहाइड्रेट को कंपेयर करना चाहता था। कार्बोहाइड्रेट हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। इनकी 3 क्लासेस हैं, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। इसमें सबसे सादा कौन से है? मोनो। कौन से कॉम्प्लेक्स? ओलिगो। सबसे कॉम्प्लेक्स ओलिगो। और ऑल ऑफ देम आर इंटरकन्वर्टेबल। आप मोनोसेक्राइड से ओलिगो बना सकते हैं, ओलिगो से पॉली बना सकते हैं, पॉली को तोड़कर ओलिगो, ओलिगो को मजीद तोड़कर मोनो बना सकते हैं। फिर हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज भी आपसे शेयर की। मोनोसेक्राइड स्वीट इन टेस्ट, इजीली soluble in water, cannot be simplified further. Oligosaccharides less sweet, less soluble, can be simplified, and they give rise 2 to 10 monosaccharides on hydrolysis. जबकि पॉलीसेक्राइड कैसे थे? स्वीटलेस थे, insoluble in water थे, और they were giving rise to more than 10 monosaccharides on hydrolysis. और पॉलीसेक्राइड होमोपॉलीसेक्राइड भी थे, हेटेरो भी थे। होमो कब कहा? जब उसके मोनोमर सारे सेम हो। हेटेरो तब कहा जब ये मोनोमर अलग, ये तो अलग हो, तो इसको हेटेरोपॉलीसेक्राइड कहेंगे। हेटेरोपॉलीसेक्राइड की मिसाल अगार आपको बताया, और पेप्टाइडोग्लाइकेन। ठीक हो गया बेटा जी? निकाल वो मैंने तो आपको इसलिए बताया कि आपका तजस्सुस कहीं आपको परेशान ना करे, क्योंकि जहन में आता है ना, प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की बनी है, काइटिन की, फंजाई की काइटिन से बनी है, तो ये बैक्टीरिया की पेप्टाइडोग्लाइकेन के, इसका नाम तो आया है, स्ट्रक्चर डिस्कस नहीं है, तो आपकी मर्जी है इसको याद रखना है या भूल जाना है। अब हम अगले मॉलिक्यूल की तरफ आए। हमने इस चैप्टर में 5 मॉलिक्यूल्स को पढ़ना था, पानी को, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, लिपिड्स को और न्यूक्लिक एसिड को। 2 हो गए जी। अब तीसरा दरमियान वाला आ गया, प्रोटीन। प्रोटीन को उर्दू में कहते हैं लहमियात। मैंने शुरू में आपको बताने की कोशिश की थी कि आप इनके हमारे रोजमर्रा जिंदगी में इनको जहन में रखें। कार्बोहाइड्रेट कहेंगे तो आज के बाद क्या जहन में आएगा? कार्ब्स में शुगर भी है, आटा भी है, चावल भी है, मकई भी है, आलू भी है। अब उर्दू में निशास्ता कहते हैं, निशास्ता बताया। अब प्रोटीन को उर्दू में कहते हैं लहमियात। लहम किसे कहते हैं, कभी सुना है? गोश्त। लहमियात का मतलब क्या हुआ? गोश्त। यहां से आप कभी नहीं बोलेंगे आप, इसमें सिर्फ गोश्त नहीं है, अंडे भी शामिल हैं, वो दालें जो चने वगैरह हैं वो भी शामिल हैं। तो ये प्रोटीन्स सबसे महंगा आइटम है हमारे खुराक, ये सारे खुराक के एग्जाम्पल। प्रोटीन की कंपोजिशन देखते हैं सबसे पहले। कार्बोहाइड्रेट की कंपोजिशन याद है कि नहीं? क्या क्या था? दोबारा सुने सवाल, दोबारा सुने। कार्बोहाइड्रेट की कंपोजिशन क्या थी? पॉलीहाइड्रोक्सी। वो डेफिनेशन थी, डेफिनेशन। इसमें कौन से एलिमेंट थे? देखें आप भटक गए ना, इसीलिए कंपोजिशन कहते हैं। तो मॉलिक्यूल की कंपोजिशन से मुराद क्या है? उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट की कंपोजिशन थी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। प्रोटीन की कंपोजिशन है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, 4। लेकिन बाज़ औक़ात ब्रैकेट में लिखा होगा सल्फर भी, कहीं सोडियम भी लिखा होगा, कहीं कुछ और लिखा होगा। ये इजाफी चीज़ है, एडिशनल है। इनसे प्रॉपर्टीज में फर्क आता है। इनकी मिसाल यूं ले लें,
हमारे जिस्म के अगर आपसे पूछे कोई ऑर्गन्स क्या है तो आप कहेंगे ना सर है, हाथ है, पैर है। क्या लिबास भी शामिल करेंगे? नहीं करेंगे। तो ये इनका लिबास है, ये एडिशनल है, तो इनको ना भी लिखो तो कोई मसला नहीं है। असल में इसकी कंपोजिशन है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। यहाँ कोई रेशो का जिक्र नहीं है, इसलिए वो हम रेशो छोड़ देंगे। यहाँ से डायरेक्ट आते हैं यूनिट। प्रोटीन का यूनिट कौन सा है? अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन के यूनिट या बिल्डिंग ब्लॉक को अमाइनो एसिड कहते हैं। और अमाइनो एसिड की कोई 177 अक़साम है, लेकिन जो प्रोटीन में इस्तेमाल होते हैं वो सिर्फ 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स फॉर्म hundreds of thousands of proteins। अब ये मैंने फिर कंट्रोवर्शियल जुमला कहा। 20 तरह के अमाइनो एसिड से हजारों लाखों प्रोटीन कैसे बनते हैं? इसकी मिसाल ऐसे ले लें, जिस तरह इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फाबेट्स कितने हैं? 26 हैं। उससे कितने अल्फाज बने होंगे? लाखों तो है ना। तो इसका मतलब वो आगे पीछे करने से खुसूसियात में फर्क आता है। तो इनके अल्फाबेट अमाइनो एसिड हैं जो 20 तरह के हैं, और इनकी तरतीब आगे पीछे करने से प्रोटीन की अक़साम बनती। ठीक हो गया। अब हम समझेंगे पहले अमाइनो एसिड को। एक अमाइनो एसिड वो है जिसमें एक सेंट्रल कार्बन है जिसको कहते हैं अल्फा कार्बन। दरमियान में एक कार्बन है जिसका नाम है अल्फा कार्बन, और इसकी चारों वैलेंसियां मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप से फिल्ड हैं। इसके एक तरफ लाजमी तौर पर COOH होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। दूसरी तरफ इसमें H, हाइड्रोजन। तीसरी तरफ NH2, अमाइनो ग्रुप, और चौथी तरफ होगा R। अब मैं समझाता हूं सब। 4 फंक्शनल ग्रुप एक कार्बन के साथ लगे हुए हैं, और ये सेंट्रल कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। एक तरफ COOH, एक तरफ H, एक तरफ NH2, एक तरफ R। ये R वेरिएबल है। यहाँ चेन ऑफ कार्बन नहीं है, R से मुराद वेरिएबल। इसका क्या मतलब हुआ? तमाम अमाइनो एसिड के ये हिस्सा एक जैसा है, सिर्फ इस R में फर्क है। R की जगह पर किसी अमाइनो एसिड में H है, कहीं CH3 है, कहीं एक और NH2 है, किसी अमाइनो एसिड में COOH भी है, किसी में कोई चेन भी है। तो इस R के फर्क की वजह से अमाइनो एसिड की अक़साम बनती है। कितनी अक़साम? 20 अक़साम। और यही अमाइनो एसिड जब चेन बनाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए, तो फिर पहले 2 मिले तो डाइपेप्टाइड, फिर ट्राइपेप्टाइड, इससे फिर पॉलीपेप्टाइड, और वो काम करने लगे तब उसको प्रोटीन। दर्जे सुने पहले। एक अकेले को क्या कहा? अमाइनो एसिड। 2 अमाइनो एसिड मिले तो डाइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड, हालांकि बॉन्ड एक है, बॉन्ड का नाम पेप्टाइड बॉन्ड। 2 अमाइनो एसिड मिले हुए हो तो डाइपेप्टाइड। 3 मिले ट्राई। इसी तरह 10 के टुकड़े को पेप्टोन, 10 से लंबा हो जाए तो पॉलीपेप्टाइड, और जब वो पॉलीपेप्टाइड काम करने के काबिल हो जाए तब उसको प्रोटीन कहते। ठीक हो गया। अब ये अमाइनो एसिड आपस में रिएक्शन कैसे करते हैं वो बताते हैं। इसको मैं मजीद खोल के बताता हूँ ताकि रिएक्शन वाला मसला हमें समझ में आए। आप अच्छी तरह से समझ लें। पहले ये अल्फा कार्बन है, इसमें COOH का मतलब है C डबल बॉन्ड OH। अब आप बताएं इन दोनों में से कौन सा रिएक्टिव है? OH बेटा, ये रिएक्टिव है। अच्छा, इधर H है, ये रिएक्टिव है कि नहीं है? नहीं है। इधर NH2 है, NH2 को ऐसे लिखा जाए, और यहां पर R है, R पता नहीं क्या है, फर्स्ट है। तो हर अमाइनो एसिड का ये एंड भी रिएक्टिव है, ये एंड भी रिएक्टिव है। यहां एक और नुक्ता याद रखें, कार्बन के साथ जहां H लगा होता है ना वो रिएक्टिव नहीं होता, जबकि नाइट्रोजन के साथ जहां H होगा वो रिएक्टिव। वजह, कार्बन हाइड्रोजन को बहुत पसंद करता है, इसलिए जहां ये आया इसको देके किसी और को लेने के लिए तैयार नहीं होता। जबकि नाइट्रोजन H के साथ गुजारा कर रहा है, वो उसको पसंद नहीं है।
Yes. यानी हम कहेंगे केमिस्ट्री की जबान में दे हैव लेस एफिनिटी, दीज हैव मोर एफिनिटी। इस मोर एफिनिटी की वजह से ये नॉन रिएक्टिव हो जाता है और ये लेस एफिनिटी की वजह से रिएक्टिव हो। तो हर अमाइनो एसिड के दो एंड्स रिएक्टिव हैं। कौन कौन से एंड? COOH वाला OH और NH वाला H, ये रिएक्टिव। अब फर्स्ट करें ये हमारा अमाइनो एसिड है। दूसरा अमाइनो एसिड हमारा ये है C डबल बॉन्ड O, OH, R, H और NH2। तो जब दो अमाइनो एसिड आपस में रिएक्शन करेंगे तो यहां तो क्लियर कट है कि जो कार्बोनाइल ग्रुप का OH था वो OH देगा ये अमाइनो एसिड और दूसरा अमाइनो एसिड H देगा। तो इससे क्या बना? H2O, पानी निकल गया ना। ये कौन सा रिएक्शन हुआ? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन होने के बाद ये कार्बन इस नाइट्रोजन के साथ डबल डायरेक्ट जुड़ गया। इसका जनरल नाम तो है CN बॉन्ड। CN यानी कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, लेकिन ये दरअसल कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड नहीं है। इस बॉन्ड का नाम है पेप्टाइड बॉन्ड। तो दो अमाइनो एसिड को आपस में जोड़ने वाले बॉन्ड को क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। और अब मैंने जो शुरू में कहा जब ये आपस में जुड़ गए तो अब ये दोनों मिलकर डाइपेप्टाइड कहेंगे। लेकिन नाम से थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, उसको ध्यान में रखें। डाइपेप्टाइड मॉलिक्यूल है। पेप्टाइड बॉन्ड के से पहले डाई लगने से ऐसा लगता है कि पेप्टाइड बॉन्ड दो है, बॉन्ड एक है, अमाइनो एसिड दो। याद रखेंगे ना। और मजे की बात क्या है, जब दो अमाइनो एसिड, एक अमाइनो एसिड के कितने रिएक्टिव एंड थे? दो। जब ये दो जुड़े तो अब भी वही दो रिएक्टिव एंड्स मौजूद हैं। ये चेन उस तरफ भी बन सकती है, इस तरफ भी बन सकती है। तो जो चेन बढ़ती जाएगी उसको पॉलीपेप्टाइड कहेंगे और वो पॉलीपेप्टाइड फंक्शन करने लग जाए तब उसको प्रोटीन कहेंगे। ये जुमला मैं बार बार दोहरा रहा हूँ और आगे तक दोहराता रहूंगा क्योंकि आपको मैंने ये जहन में बिठा देना है कि पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन में क्या फर्क है ना। और दूसरी बात यह है कि ये एंजाइम की मदद के बगैर ये रिएक्शन नहीं होता। ये रिएक्शन राइबोसोम में होता है। राइबोसोम में जो मखसूस एंजाइम है पेप्टाइडेज, वो इसको बनाता है। अच्छा, अब एक और बात, अमाइनो एसिड की दो अकसाम हैं। 20 अकसाम तो बताया था ना, दो कैटेगरीज हैं। इनमें से एक कैटेगरी को कहा जाता है एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और दूसरे को कहा जाता है नॉन एसेंशियल। अब नाम से तो ऐसा लग रहा है कि ये जरूरी है, ये गैर जरूरी है, हालांकि ऐसा नहीं। एसेंशियल उनको कहते हैं, जरा सुनिए, जो हमारे जिस्म में सिंथेसाइज भी नहीं हो सकते और स्टोर भी नहीं हो सकते। ये ना स्टोर होते हैं ना सिंथेसाइज होते हैं, इसलिए इनकी सप्लाई बाहर से जरूरी है, लगातार खुराक के साथ आना चाहिए। तो कौन सी खुराक खाएंगे? तो अमाइनो एसिड खाएंगे, गोश्त खाएंगे, अंडा, मछली, दालें, इनसे आपको ये अमाइनो एसिड। जबकि नॉन एसेंशियल वो है जो हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट से भी या किसी और मॉलिक्यूल को मॉडिफाई करके इनको बना सकता है, इसलिए इनको नॉन एसेंशियल कहा कि इनकी अमूमन हमें कमी महसूस नहीं होती, जबकि इनकी कमी महसूस हो सकती है जिससे मुख्तलिफ बीमारियां आती। ये दो बराबर ग्रुप नहीं है। एक ग्रुप में मैं इस वक्त कंफ्यूज हो गया, थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है। इनमें से एक की तादाद 9 है, दूसरे की तादाद 10 है।